Hello student, welcome in SAP's online classes. Today we discuss activity or turnover ratio. In previous video we discussed the classification of ratio in which we discussed two type of ratio, liquidity ratio and solvency ratio. And our third type of ratio are activity ratio. It is based on our turnover. These ratio are also known as turnover ratio and also called efficiency ratios. These ratios indicate the speed at which activities of the business are being performed. Generally, the activities of business are purchase and sales, and various employees are work for this business and this trading activities, and the ratio indicate the speed at which activities of business are being performed. Means some activities are fast or slow or very fast. These activities can be identified by these activity ratio. These activity ratio mainly based on our turnover, which is also known as sales. These activity ratio express the number of time assets employed, or for the matter any constituent of assets is turned into sale during the accounting period. Higher turnover ratio means better utilization of assets and signify improved efficiency and profitability, and as such known as efficiency ratio. ये जितने भी एक्टिविटी रेशियो हैं वो टर्नओवर पे बेस्ड है, और किसी भी बिजनेस की टर्नओवर या सेल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उस बिजनेस की एफिशिएंसी मानी जाएगी, इसलिए इनको एफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है और इनको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ये जनरली ये चेक करते हैं कि अपनी जो एसेट्स बिजनेस में लगी हुई है, या यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका मतलब है पार्ट ऑफ एसेट्स। उन एसेट्स के जो पार्ट हैं वो बिजनेस में कितना काम हो रहे हैं, कितना यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो है, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी फास्ट है, वो इससे चेक करने को अपने को मिलता है। एंड सच आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियो। द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट अंडर कैटेगरीज आर। अब हम इन एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री आल्सो नोन एज स्टॉक। बिजनेस की जो इन्वेंट्री है जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, और टर्नओवर स्टॉक का जो प्रोपोर्शनेट निकलता है वो इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इंडिकेट होता है। और यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन का यूज़ करते हैं इस रेशियो में। तो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हमारा स्टॉक जो है वो कितना फास्ट मूविंग है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टॉक भी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, और उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो जितना स्टॉक फास्ट मूविंग होता, जितना फास्ट स्टॉक सेल होगा, उतना ही बिजनेस जो है वो एक्टिव माना जाएगा। फिर है इसमें सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल जो बिजनेस के हैं वो कहलाते हैं आपके डेटर्स और बिल रिसीवेबल, जिनका पैसा हमें मिलना होता है, और ये जनरेट होते हैं क्रेडिट सेल्स से। जब भी हम उधार पे सेल करते हैं तो डेटर जनरेट होते हैं। Debtors are generated due to credit sales in business, and when debtors not pay and commit to pay after some time, it is converted into bills. So trade receivable are combination and sum total of bill receivable and debtor. ट्रेड रिसीवेबल जो है बिजनेस में जो डेटर्स हैं और जो बिल रिसीवेबल है उनका टोटल होते हैं, और इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब ये कितना जल्दी इनसे पैसा हम रिकवर कर पाते हैं, वो चीज़ इससे कैलकुलेट करने को मिलती है, इससे चेक करने को मिलती है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो से। इसी टाइप से ट्रेड पेबल रेशियो है। ट्रेड पेबल जो है वो बिल्स पेबल और क्रेडिटर मिल के ट्रेड पेबल कहलाते हैं, और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट परचेज से जनरेट होते हैं, और पैसा हमें कितने टाइम बाद पे करना है और कितने टाइम में इसका रिपेमेंट हो रहा है, ये चीज़ें इस रेशियो से हमें जानने को मिलती है। फिर है
इन्वेस्टमेंट या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जो बिजनेस की नेट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है उसका टर्नओवर से रेशियो जो है वो इस रेशियो में हमें देखने को मिलता है। फिर है फिक्स एसेट से भी टर्नओवर का और वर्किंग कैपिटल से भी टर्नओवर का रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल ये 6 रेशियो हो गए जो हम इस एक्टिविटी रेशियो में समझेंगे। आज हम इसमें से जो फर्स्ट 3 रेशियो है उनको डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में अगले 3 हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम एक एक रेशियो पे आते हैं। तो बेसिकली जो रेशियो है वो है एक्टिविटी रेशियो और इसमें हम समझने जा रहे हैं फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it determine the number of times inventory is converted into revenue from operation during the accounting period under consideration. It expresses the relationship between cost of revenue from operation and average inventory. The formula of calculation of this ratio is as follows. Inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operation upon average inventory. तो ये जो रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो इन्वेंट्री है वो कितने टाइम में कन्वर्टेड हो जाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यानी कि जो इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो बेसिकली जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना अपना जो स्टॉक है वो फास्ट मूविंग होगा। तो स्टॉक जो है उसमें अगर ओवर इन्वेस्टमेंट है यानी कि अननेसेसरी स्टॉक जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिन कंपनीज में प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी रेडी रहता है, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक रहता है, वो उस टाइप के स्टॉक उसमें रहते हैं। तो इन स्टॉक्स से रिलेटेड हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्टॉक को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है, कितने टाइम में या कितना टाइम पीरियड जो है ये लेता है, वो इस रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक पूरे बिजनेस के ऑपरेशन साइकिल हैं वो कितने इसमें मूव करते हैं वो इस रेशियो से हमें पता चलता है। तो ये रिलेशनशिप बताता है एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री में, इन दोनों में रिलेशनशिप बताता है। तो इस रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को समझना होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारे बिजनेस की सेल होती है। तो जो सेल्स है ट्रेडिंग यूनिट है उसमें सेल्स हो सकती है, और ये आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप इसको जो हमारी सेल्स है, सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं और कॉस्ट उसकी लागत, तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट अगर माइनस कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा तरीका है, इसको हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11th में आपको इस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से आपको बताया गया था। इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता है। लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने समझे हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं तो उसमें हम सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, और एवरेज इन्वेंट्री मतलब अपना एवरेज स्टॉक जो कैलकुलेट होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके। एवरेज स्टॉक हम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे यानी कि अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगी। तो इस रेशो को कैलकुलेशन किस टाइप से होता है ये हमने समझा। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। वेयर एवरेज इन्वेंट्री रेफर्स टू अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, जैसा अभी आपको समझाया कि ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री आएगी। एंड द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स अवर सेल
एंड सेल्स में से जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस रेशियो को कैलकुलेट करने का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। It studies the frequency of conversion of inventory of finished goods into revenue from operation। ये रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है कि कैसे आपका स्टॉक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश गुड्स इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपका स्टॉक है फिनिश गुड्स का, उस स्टॉक को सेल होने में कितना जो टाइम लगता है वो ये रेशियो इंडिकेट करता है। इट इज आल्सो मेजर ऑफ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का भी मेजर है, क्योंकि जितना फास्ट मूविंग होता उतना फास्ट पैसा आएगा, तो ये लिक्विडिटी का मेजर भी है। इट डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम इन्वेंट्री इज परचेज और रिप्लेस ड्यूरिंग अ ईयर, एक ईयर में कितनी बार स्टॉक खरीदा जाता है और कितनी बार उसको रिप्लेस किया जाता है, ये भी ये रेशियो इंडिकेट करता है। लो टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री मे बी ड्यू टू बैड बाइंग ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। अगर लो टर्नओवर है तो वो इस बात का इंडिकेटर है कि हमने जो बिजनेस में स्टॉक है वो खरीदा है वो पुअर क्वालिटी का है या जल्दी बिकने वाला नहीं है, स्लो मूविंग है या बेकार है, वो ये इंडिकेट करता है। एंड इट इज डेंजर सिग्नल, और ये एक तरह से खतरे का सिग्नल है कि इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना स्टॉक स्लो मूविंग होगा वो हमारे लिए बर्डन होगा, और जितना फास्ट मूविंग होगा उससे हम ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। हाई टर्नओवर रेशियो इज गुड बट इट मस्ट बी केयरफुली इंटरप्रिटेड एज इट मे बी ड्यू टू बाइंग इन स्मॉल लॉट्स और सेलिंग क्विकली अ लो मार्जिन ऑफ रियलाइज कैश। फास्ट जो है हाई टर्नओवर है वो ये भी इंडिकेट करती है कि ये बिजनेस की जो एक्टिविटी फास्ट हो रही है, सेलिंग जल्दी हो रही है। लेकिन यहाँ ये एक चीज़ ध्यान रखने की है, अगर इन्वेंट्री तो हाई है लेकिन अगर आप स्मॉल लोट्स में अगर स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक मेंटेन कम रहता है तो वो फास्ट बिक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितना लॉट बड़ा होगा और उसके साथ अगर टर्नओवर बड़ा होगा तो ये हमारे लिए ज़्यादा मार्जिन वाला होगा। तो इसमें लो मार्जिन पे भी अगर सेल करते हैं तो सेल जल्दी हो जाती है। तो सेल तो फास्ट हो रही है, स्टॉक भी फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है उसका कम है। दस इट इज इट इज इट थ्रो लाइट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। तो ये केवल गुड्स और इन्वेंट्री का कितना फास्ट सेल हो रहा है केवल उसी का इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट का रेशियो हो सकता है वो कम हो। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देने की है। तो हमने ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझा। तो शॉर्ट में हम वापस से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझ लेते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और दूसरी इसमें जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने का तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ये एवरेज इन्वेंट्री इस टाइप से फाइंड आउट होती है। और ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो हमें ये शो करेगा कि हमारी सेल जो है वो फास्ट है और स्टॉक जो है जल्दी बिक जाता है। तो ये रेशियो हमने समझा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम समझते हैं सेकंड रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम समझते हैं। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ट्रेड रिसीवेबल। ये जो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स अपनी सेल्स जो हमने क्रेडिट सेल की है उसका रिलेशन हमारे डेटर और बिल रिसीवेबल से ये शो करता है। और डेटर और बिल रिसीवेबल मिला के ही ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब जो भी हमारी क्रेडिट सेल है उसमें से अगर कोई रिटर्न है तो उसको लेस कर दें तो वो नेट क्रेडिट सेल कहलाती है। अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इसमें आएगा नीचे डिवाइडेशन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग बिल रिसीवेबल और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल और डेटर, डेटर और बिल रिसीवेबल मिला के बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, एंड ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर एंड बिल रिसीवेबल। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में हमने लिखा है ओपनिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब ये रेशियो जो कैलकुलेट करता है वो ये बताता है कि कितने टाइम में हम डेटर से पैसा जो है रिकवर कर लेते हैं, मतलब डेटर का टर्नओवर क्या है, मतलब डेटर कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेशियो इंडिकेट करता है। और इसको हम डेज में भी इसका कलेक्शन पीरियड जो है इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमने साथ में यहाँ पे यहाँ आपको समझ सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कलेक्शन पीरियड मतलब ट्रेड रिसीवेबल और डेटर से जो पैसा कलेक्ट करते हैं उसमें टाइम लगने वाला पीरियड, तो ये कलेक्शन पीरियड बताता है। तो नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ए ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया उसका डिवाइडेशन अपन नंबर ऑफ डेज या मंथ में कर दें तो हमारा वो टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मान लो आया 4 टाइम आया, और एक ईयर में महीने होते हैं 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 मंथ आए, तो 3 मंथ हमारा टाइम लग गया किसमें कैलकुलेट करने में, पैसा कलेक्शन करने में। जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो हमने फाइंड आउट इससे किया। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है हमारा, जो डेटर से कलेक्शन पीरियड है उसको चेक करने में, और जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना जो कलेक्शन जो पीरियड है वो उतना ही कम आएगा, और जितना कम कलेक्शन पीरियड होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना कम टाइम में हम पैसा कवर कर लेते हैं तो वो पैसा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो जितने फास्ट मूविंग होंगे डेटर, जितने फास्ट कलेक्शन होगा उतना हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा, जैसे रेशियो मान लो 6 है तो नंबर ऑफ मंथ हुए ईयर में 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मंथ आए, तो 2 महीने में रिकवरी हो जाती है। और ऐसे ही अगर रेशियो मान लो कम हुआ 4 हुआ तो 12 को हम 4 से डिवाइड करें तो 3 महीने, यानी कि वो पीरियड बढ़ता जाता है। तो जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना हमारा कलेक्शन जो है वो फास्ट होगा। तो ज़्यादा रेशियो फास्ट कलेक्शन को बताता है और कम रेशियो स्लो कलेक्शन को बताता है। तो ये हमने डेटा से कलेक्शन का समझा। अब इसको हम समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, इट नीड टू बी नोटेड दैट डेटर शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स। क्वेश्चन में अगर आपको डेटर दे रखे हैं और साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दे रखा है तो आपको पहले वाले जो डेटर हैं बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो ही डेटर आपको कैलकुलेशन में लेना है जब आप एवरेज डेटर कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका सिग्निफिकेंस, द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ विच ट्रेड रिसीवेबल आर रियलाइज्ड। बिजनेस की जो लिक्विडिटी है यानी कि बिजनेस के पास पैसा अवेलेबल तब ज़्यादा रहेगा जब हम डेटर से ज़्यादा फास्ट कलेक्शन करते हैं, जितना जल्दी कलेक्ट करते हैं। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम the receivable are turned over the converted into cash into an accounting period। ये रेशियो ये इंडिकेट करता है कि डेटर कितनी बार एक ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये रेशियो इस चीज का इंडिकेटर है। हायर टर्नओवर मींस स्पीडी कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। द रेशियो आल्सो हेल्प्स इन वर्किंग आउट द एवरेज कलेक्शन पीरियड, और ये ऊपर मैंने समझाई है आपको कैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग और डेज ऑफ मंथ इन ईयर बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये ऊपर फॉर्मूला लिख भी रखा है जिसको आपने पहले अभी समझा ही है। तो इससे हम डेज या मंथ में जो
कलेक्शन पीरियड है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डेटर और बिल रिसीवेबल का टोटल होते हैं। ये हमने समझा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बिजनेस में फास्ट कलेक्शन होगा, और जितना कम होगा तो वो स्लो कलेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो ये हुआ आपके सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इससे पहले हमने समझा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम समझते हैं थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल जो है वो टोटल होते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल का, और क्रेडिट जनरेट होते हैं हमारी क्रेडिट परचेज से। तो इसको हम समझते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, यानी कि ट्रेड पेबल को, यानी कि हमारे क्रेडिटर को और बिल्स पेबल को पेमेंट करने में हमें कितना टाइम मिलता है, वो इस रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस पैटर्न को समझ सकते हैं कि कितने टाइम में हमें जो हमने क्रेडिट परचेज किया उसका हमें पेमेंट करना है। ये सेल्स में तो हमें पेमेंट मिलता है, इसमें हमें पेमेंट करना होता है। अब इसको हम समझते हैं trade payable arise on account of credit purchase. It expresses relationship between credit purchase and trade payable. It is calculated as follows. Trade payable turnover ratio का जो फॉर्मूला है net credit purchase अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल अपॉन 2। इस टाइप से हम इस रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, और इससे हम पेमेंट पीरियड भी हम पता कर सकते हैं। पेमेंट पीरियड मतलब एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी कि हमें एवरेज बेस पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट कितने टाइम में करना है। तो जितना जल्दी करना होगा वो हमारे लिए क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कम देगा। अगर अगला क्रेडिटर तो हमें जल्दी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, और क्रेडिटर अगर फैसिलिटी पूरी देता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जितना टाइम लेग होगा पेमेंट में उतना हम वो पैसा बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट पीरियड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। नंबर ऑफ डेज या मंथ है उसको हम डिवाइड कर दें, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया उसका डिवाइडेशन यहाँ पे अगर कर दें तो वो डेज निकल जाएंगे जितने डेज या मंथ में हमें पेमेंट करना होता है। तो जितना पेमेंट अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है, टाइम पीरियड ज़्यादा मिल रहा है पेमेंट पीरियड, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और डेटर में इसका उल्टा है, जितना कम टाइम हम देंगे डेटर को उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा जल्दी आएगा। तो ये एवरेज पीरियड पेमेंट जो है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो है हमारे लिए जितना ज़्यादा है वो बेनिफिशियल होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस हम समझते हैं। इट रिवील्स द एवरेज पेमेंट पीरियड। लोअर रेशियो मीन्स क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर is for a long period, or it may be reflect delay in payment to supplier, which is not a very good policy as may be affected the reputation of business. The average period of payment can be worked out by days, month of year by trade payable turnover ratio। ये ऊपर हमने ये तो समझे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन चीज़ इसमें ये है कि जितना टाइम पीरियड मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन बिजनेस की रेपुटेशन के लिए कभी कभी अगर ज़्यादा हम डिले करेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगले को अगर हम पेमेंट में जितना डिले करेंगे तो वो हमारी गुडविल को स्पॉइल करता है। तो ये रेशियो जो है कुल मिला के बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें कम टाइम पीरियड मिले। तो जितना लोअर होगा उतना हमें ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, और जितना ज़्यादा होगा उतनी कम क्रेडिट पीरियड मिल रहा होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका जो हमने समझा। तो आज हमने ये 3 रेशियो समझे। इन 3 रेशियो को आप अच्छे से और रिपीट करें, और आने वाले टाइम में हम इसी पे बहस जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।